नमस्कार मित्रों, आज के सीईसी लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज के व्याख्यान का विषय है नवीन लोक प्रशासन। नवीन लोक प्रशासन का उदय उस समय की देन है जब समाज आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से परिवर्तित हो रहे थे और राज्यों के द्वारा जो लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को अपनाया जा रहा था, जिनके संदर्भों में लोक प्रशासन की भूमिका और उससे अपेक्षाएं भी परिवर्तित हो रही थी। इसी का परिणाम था कि जो उस समय में लोक प्रशासन इस कार्य कर रहा था या जिस प्रकार का लोक प्रशासन था, वह उन बदलती हुई परिस्थितियों से और जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार रूप देने के लिए जिस प्रकार के लोक प्रशासन की आवश्यकता थी, वह उसको पूरा करने में सक्षम नहीं दिख रहा था। इसलिए समाज में न केवल जनता के मध्य बल्कि जो लोक प्रशासन के विद्वान थे उनके मध्य भी यह एक विषय था कि किस प्रकार से लोक प्रशासन को सारगर्भित बनाया जाए या इसके स्थान पर नवीन लोक प्रशासन को इसकी विशेषताओं के आधार पर लाया जाए, जिससे कि वह उस समय की परिस्थितियों के और समय के अनुसार एक इस प्रकार का प्रशासन उपलब्ध करा सके जो उस समय की मांग थी। क्योंकि जो लोक प्रशासन का उदय है, लोक प्रशासन का उदय 19वीं शती के अंत की बात है, जहां पर वुड्रो विल्सन के द्वारा जो अपना लेख लिखा गया था, जिसे प्रकाशित कराया गया था, जिसने कि लोक प्रशासन को राजनीति से अलग करने की बात कहकर लोक प्रशासन का उद्भव या हम कहें लोक प्रशासन के अध्ययन को आरंभ किया था। यही वह समय है जब लोक प्रशासन और राजनीति को अलग करने की बात या कहें कि राजनीति जहां पर नीतियों का निर्माण करती है और लोक प्रशासन के द्वारा उन नीतियों को लागू किया जाता है, तो दोनों का क्षेत्र भिन्न होने के कारण इसका जो द्विभाजन है वह उस आधार पर किया गया था। इसी संदर्भों में जो लोक प्रशासन के क्षेत्र में 1987 से 1927 तक जो द्विभाजन का काल है वह चलता रहा था और जो लोक प्रशासन के विद्वान थे उन विद्वानों के द्वारा इस विषय को और विकसित करने के लिए और इसी के साथ साथ इसको एक विषय के रूप में दर्ज कराने के लिए, इसके सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास किया गया था। इसी का परिणाम था कि लोक प्रशासन विषय को स्थापित करने में विचारकों के द्वारा सफलता प्राप्त की जा रही थी, परंतु इसी के साथ साथ कुछ निश्चित सिद्धांतों पर को भी बनाया गया था। इन विचारकों के द्वारा लोक प्रशासन के क्षेत्र में जिन सिद्धांतों को बनाया गया था उसमें पोस्ट गौर के सिद्धांत की बात करें, आदेश की एकता है, पद सोपान है, केंद्रीयकरण है, कार्यों का विभाजन है, उसी के साथ साथ यह बात करता है दक्षता की और मितव्ययता की। अर्थात इन सिद्धांतों के आधार पर लोक प्रशासन को एक अर्थ देते हुए उसका विकास इस क्षेत्र में विचारकों के द्वारा किया जा रहा था, जिनमें प्रमुख थे फेयोल, उर्विक, लूथर गुलिक और उसी के साथ मूने, रेले और एच साइमन जैसे विद्वान थे जो विषय को निरंतर गति प्रदान कर रहे थे। परंतु इसके एक दशक पश्चात लगभग जो 1938 में जो पुस्तक आती है चेस्टर बर्नार्ड की द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, उसने लोक प्रशासन की
अर्थ को और सिद्धांतों को पर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हुए एक यह प्रश्न खड़ा किया कि लोक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं वह मुहावरों से कम नहीं है। अर्थात चेस्टर बर्नार्ड ने जो प्रश्न उठाया वह था कि किस प्रकार से जो लोक प्रशासन के द्वारा अब तक जिन सिद्धांतों का निर्माण किया गया है वे किसी मुहावरे से कम नहीं है, अर्थात वो सिद्धांत वैज्ञानिक नहीं है। और जब तक किसी भी विषय के सिद्धांत वैज्ञानिक नहीं होंगे तो उस विषय को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यही वह समय है जब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात व्यवहारवादी क्रांति का दौर है, जहां पर विषय वैज्ञानिक पद्धतियों के साथ में विशेषताओं के साथ में उभर कर सामने आ रहे थे। तो इसी के साथ जो 1948 तक जो ये सिद्धांत थे और सिद्धांतवादियों का जो एक तरीके से जो उस समय के विचारक थे उनके द्वारा अगर हम कहीं उपहास किया जा रहा था या उन सिद्धांतों को नकारा जा रहा था जो लगभग आधे शतक तक निरंतर बनते रहे थे और विचारकों के द्वारा उनको गति और गत्यात्मकता प्रदान की जाती रही थी, उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। 1948 के पश्चात जो लोक प्रशासन है उसको विषय के रूप में भी चुनौती मिलने लगी थी। अर्थात अगर हम कहें कि लोक प्रशासन एक ऐसे पहचान के संकट के काल से गुजर रहा था, एक ऐसे असामंजस्य के काल से गुजर रहा था जहां पर लोक प्रशासन के जो परंपरागत उसका क्षेत्र था, उसके जो सिद्धांत थे उनको नकारा जा रहा था और वर्तमान में अभी कोई भी सिद्धांत उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाया था जिससे कि लोक प्रशासन को के नवीन सिद्धांतों की या नवीन लोक प्रशासन की उसको उपाधि प्रदान की जा सके। इसलिए इस काल को संकट काल के नाम से भी इसमें देखा जा सकता है। इसी के साथ जो लोक प्रशासन है इसमें का जो काल है उसमें नवीन विचारों का सूत्रपात तो हो रहा है, लेकिन वो जो नवीन विचार हैं वो अभी एक सिद्धांत रूप में ऊपर उभर कर नहीं आए हैं और यही जो मतभेद है विचारकों में उसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं आ रही हैं, उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन वह अभी साकार रूप नहीं ले पाया है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस संकट काल से उबरने के लिए लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में आगे बढ़ाने के लिए, स्थापित करने के लिए जो प्रोफेसर एक हनी प्रतिवेदन के नाम से जो प्रोफेसर हनी जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था या जो नवीन लोक प्रशासन को आरंभ किया गया था, उन्होंने एक अमेरिका में लोक प्रशासन को स्वतंत्र विषय के रूप में किस तरीके से इसे आगे बढ़ाया जाए इसके अध्ययन की संभावनाओं पर आधारित इस प्रतिवेदन को हम कहें कि प्रस्तावित किया गया था। उसमें उन्होंने इस बात को महसूस किया था, यह एक चीज स्पष्ट रूप से महसूस की कि जो छात्र हैं, शिक्षक हैं या इस विषय में कार्य करने वाले शोधार्थी हैं, उनको जो संसाधन है उनकी कमी दिखलाई देती है, क्योंकि किसी भी शोध को करने के लिए, किसी भी विषय को आगे बढ़ाने के लिए उपलब्ध संसाधन होने चाहिए। तो संसाधन जो है उनकी कमी है। उसी के साथ साथ जो विभाग हैं उनमें भी उन विभागों की, संस्थाओं की कमी है। उसी के साथ जो अभी तक कार्य क्षेत्र में हुआ है उसमें भी जो गैप है उसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस प्रतिवेदन के माध्यम से जहां इसे एक लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय बनाने पर बल दिया गया था, वहीं यह भी महसूस किया जा रहा था कि जो लोक प्रशासन है वह तत्कालीन सामाजिक समस्याओं के साथ जो उसका सीधा संबंध है उसको स्थापित नहीं कर पा रहा था। इसी क्रम में जो 1967 में फिलाडेलिया का सम्मेलन होता है, उस फिलाडेलिया के सम्मेलन में भी इन्हीं सब चीजों पर वाद विवाद होता है और जहां पर कुछ विचारक इसे एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को केवल एक महज बौद्धिक क्रिया का केंद्र मान लेते हैं, वहीं पर कुछ विचारक इसे एक मात्र प्रक्रिया मान लेते हैं और कुछ केवल समाज का अंग मानकर इसे स्वीकार कर लेते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र को लेकर, उद्देश्यों को लेकर, इसकी पद्धतियों को लेकर और किस तरीके से यह सिद्धांत और व्यवहार में होना चाहिए, इस बात पर बल दिया गया।
इसी के साथ जो एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है जिसे हम कहें 1968 की मिन्नो-ब्रुक कॉन्फ्रेंस है, वो इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण होने का कारण पहली चीज कि जिन मुद्दों पर लोक प्रशासन के जो मुद्दे हैं जिनमें पहले उससे पूर्व में विचार विमर्श नहीं हुआ था, वाद विवाद नहीं हुआ था, उन सभी विषयों को इस मिन्नो-ब्रुक कॉन्फ्रेंस में रखा गया था। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, इस कॉन्फ्रेंस में जो लोक प्रशासन के जो नई जनरेशन थी, नई पीढ़ी थी, उसके द्वारा मुखर होकर विषय को रखना, विषय को सार्वगर्भित बनाने के लिए प्रयास करना, यही नवीन लोक प्रशासन के उदय का प्रमुख कारण थी। अर्थात नवीन लोक प्रशासन को स्थापित करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस में जो कार्य किए गए थे, जिन मुद्दों पर बातचीत की गई थी, वो वह नवीन लोक प्रशासन को आगे बढ़ाने के लिए उसमें एक मील का पत्थर साबित हुए। युवा विचारकों का जो प्रतिनिधित्व है, उसने इस विषय को गत्यात्मकता प्रदान की कि जहां पर जो वरिष्ठ इस क्षेत्र के विचारक थे, लेखक थे, शोधार्थी थे, जहां पर वो उपस्थित थे, वहीं पर लोक प्रशासन की वो एक नई पीढ़ी भी थी जो इस विषय को आगे जाकर दूर लेकर जाने वाली थी। और उसी का परिणाम था कि जो परंपरागत लोक प्रशासन के स्थान पर नवीन लोक प्रशासन जो प्रकाश में आया और उसने अपने नए कीर्तिमान इस समय पर बनाए। इसी के साथ साथ जो 1971 का ईयर है, यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो फ्रैंक मैनिनो की पुस्तक है, उनके द्वारा जो लिखित कृति है, उसमें जो इस सम्मेलन में जो शोध पत्र प्रस्तुत किए गए थे, उन शोध पत्रों का प्रकाशन उनके द्वारा किया गया था। टुवर्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नो-ब्रुक पर्सपेक्टिव के साथ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मान्यता प्रदान की गई थी। इसी के साथ जो एक महत्वपूर्ण कृति और थी, वह है ड्वाइट वॉल्टो की पुस्तक जो बात करती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, अर्थात जो नवीन लोक प्रशासन है उसको और सशक्त बनाती है। तो जो ये दो पुस्तक हैं, जहां पहली पुस्तक एक संपादित पुस्तक है, जो प्रश्न पत्र, जो शोध पत्र उस कॉन्फ्रेंस में रखे गए थे मिन्नो-ब्रुक में, उनको सामने लेकर आती है। वहीं ड्वाइट वॉल्टो की जो अपनी कृति है, वो कि लोक प्रशासन इस समय में जो ये एक दौर चल रहा है, टर्बुलेंस का समय चल रहा है, उस समय में किस प्रकार को लोक प्रशासन को सारगर्भित बना सकती है, ये महत्वपूर्ण हो जाती है। इन दोनों ही पुस्तकों ने जो सामाजिक समस्याओं के प्रति लोक प्रशासन को संवेदनशील बनाने का काम किया, क्योंकि जो पूर्व का या जो परंपरागत लोक प्रशासन है, वह केवल बात करता है दक्षता की, मितव्ययता की, जबकि नवीन लोक प्रशासन में जो बल दिया जा रहा है वह है कि किस प्रकार से इसे सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाया जाए, मानव केंद्रित बनाया जाए। तो इन दो पुस्तकों ने और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने इस दिशा में नवीन लोक प्रशासन को और आगे बढ़ाया। इसी के दौरान एक समय है, अगर हम 90 और 80 और 90 की बात करें, तो यह वह दौर है जहां पर अंतरराष्ट्रीय जगत में नए परिवर्तन आ रहे थे। सामाजिक, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो परिवर्तन थे, उनका स्पष्ट प्रभाव भी देखा जा सकता था। यह परिवर्तन थे जो लिबरलाइजेशन को लेकर थे, प्राइवेटाइजेशन को लेकर थे और ग्लोबलाइजेशन को थे। एलपीजी के आधार पर जहां पर समाज सभी देशों के अंदर परिवर्तन हो रहे थे, अंदर भी और अंतरराष्ट्रीय फलक पर भी जो भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप सीमाएं शिथिल हो रही थी, वहीं पर वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था, वहीं निजीकरण के परिणाम स्वरूप जो नए लोक प्रशासन की नए प्रकार की मांग थी, उसने भी नवीन लोक प्रशासन की सारगर्भिता को सिद्ध कर दिया था। 1980 में ही जो जॉर्ज फ्रेडरिक्स की जो पुस्तक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन, यह भी एक दिशा में महत्वपूर्ण अभिनव थी, जिसने कि इस बात पर बल दिया कि इनमें वर्तमान परिस्थितियों में किस प्रकार से जो लोक प्रशासन है उसको और महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है और सारगर्भित बनाया जा सकता है। इसी के साथ साथ जो एक और चीज थी, जो ये बात करती नेक्स्ट है 1988 की जो कॉन्फ्रेंस है मिन्नो-ब्रुक कॉन्फ्रेंस, इसमें जिन बातों पर प्रमुख रूप से बल दिया गया था, यद्यपि प्रथम मिन्नो-ब्रुक कॉन्फ्रेंस में और दूसरी में 2 दशक का अंतर है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां
भी बदल गई थी और समाज में परिवर्तन भी हो रहा था। इसी समय पर जो उद्देश्य था इसका वह था कि जो राज्य की स्वरूप बदल रहा है, जो सरकार की भूमिकाएं बदल रही हैं, उनको किस प्रकार से वर्तमान संदर्भों में महत्वपूर्ण बनाया जाए। इसी का परिणाम था कि सरकार और जनता के बीच जो कमी है, लोक प्रशासन के बीच जो भेद है, उसको लोक प्रशासन के द्वारा किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, यह एक महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे जैसे परिस्थितियों की मांग है, विकेंद्रीकरण की मांग बढ़ रही है, वहां पर इन सारे संगठनों की भी मांग बढ़ती जा रही है। शासन प्रक्रिया में जो अब तक केवल लोक या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तक सीमित है, उसमें जो अब भूमिका है वो संविदाकारियों की तथा उसी के साथ साथ जो गैर सरकारी संगठन हैं, उनकी भूमिका भी निरंतर बढ़ रही है। उन संगठनों की भूमिका के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन आ रहा है, वह नवीन लोक प्रशासन को और मजबूती प्रदान करता है। या हम कहें कि लोक प्रशासन यहाँ पर अंतर विषयक हो गया है कि जो और विषयों के साथ और समाज के वर्गों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। इसी के साथ जो इस सम्मेलन का और जो परिणाम निकल कर आता है, वह था कि समाज को किस प्रकार से समृद्ध करके उसे एक साधन के रूप में सरकार के लिए आवश्यक बना दिया जाए, कि जो लोक प्रशासन है उसे इतना समृद्ध बना दिया जाए कि वह साधन के रूप में उभर कर आए और सरकार को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करे जहां पर सरकार के द्वारा जिन नीतियों का निर्माण किया गया है, जिन लक्ष्यों को लेकर नीतियां निर्मित की गई हैं, उनको वह भली भांति रूप से लागू कर सके। इसी के साथ साथ जो भविष्य में आने वाली समस्याएं हैं, उनको किस तरीके से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रशासकों एवं विद्वानों के मध्य जो बेहतर संबंध हैं, क्योंकि जो विद्वान विषय को पढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं, प्रैक्टिशनर्स जो इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, जो प्रशासक हैं, जो उन सिद्धांतों का जो बने हैं उन पर कार्य करते हैं, नीतियों को लागू करते हैं, उनके बीच बेहतर तालमेल बिठाते हुए, मानव मूल्यों पर बल देते हुए, जन सहभागिता के और खुलेपन के सिद्धांत का किस प्रकार से पालन किया जा सकता है, उस बात पर यह बल देता है। इसी के साथ में जो वही लगभग 2 दशक के बाद में 2008 में मिन्नोबुरुक की तीसरी कॉन्फ्रेंस होती है और इस कॉन्फ्रेंस का जो सब्जेक्ट रखा जाता है वह है फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक मैनेजमेंट एंड पब्लिक सर्विस अराउंड द वर्ल्ड। अर्थात जो वर्तमान में परिस्थितियां बदल रही हैं, उन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में किस प्रकार की समस्याएं लोक प्रशासन अर्थ ग्रहण करेगा, लोक प्रबंध कैसा अर्थ ग्रहण करेगा, किस प्रकार की आवश्यकताएं विश्व को होंगी, उन पर विचार किया गया और इस बात का पक्का निष्कर्ष निकाला गया कि जो भी कार्य किए जाएं वो इस तरीके की हों, एक्शन रिसर्च की जाए, समस्याओं को लेकर तुलनात्मक अध्ययन किए जाएं और उनके आधार पर ही निष्कर्ष निकालने के प्रयास किए जाएं। इसी के साथ साथ अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन भी किए जाएं, क्योंकि जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो सभी मिल उन्हीं में रहकर लोक प्रशासन कार्य करता है। इसलिए इस विषय को और अधिक विस्तृतता प्रदान की गई। इसी के साथ साथ जो इसमें कॉन्फ्रेंस में विद्वानों के द्वारा एक विषय उठाया जा रहा था कि किस प्रकार से ये कि हम जो करते हैं उसका महत्व अथवा सारगर्भिता क्या है, लोक प्रशासन जो कार्य कर रहा है, हम जो शोध कर रहे हैं उनके सारगर्भिता क्या है, किस प्रकार से उन्हें सारगर्भित बनाया जाए, इस बात पर बल दिया जा रहा था। तो नवीन लोक प्रशासन को स्थापित करने के लिए जो यात्रा 67 से शुरू हुई थी वह वर्तमान तक भी जारी है। परिस्थितियां बदल रही हैं और विशेषकर जो विकसित देशों में पॉलिटिकल साइंस की इस तरीके की एसोसिएशन है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हैं, वो निरंतर इन विषयों पर विचार विमर्श करती रहती हैं और उनके परिणाम स्वरूप ही जो विषय है वह निरंतर रूप में और मुखर होकर सामने आने लगता है। इसी में जो नवीन लोक प्रशासन के विशेषताओं की हम बात करें तो उन विशेषताओं में जो प्रमुख रूप से हैं या जो नवीन लोक प्रशासन के तत्वों की बात की जाती है उसमें है, पहली चीज है कि उसमें सारगर्भिता होनी चाहिए। अर्थात जो लोक प्रशासन हो उसमें सारगर्भिता हो कि किस प्रकार से जो लोक प्रशासन है उसे समाज के लिए, लोगों की आवश्यकताओं के लिए सारगर्भित बनाया जा सके। उसके जो अध्ययन किए जाएं कि
किस प्रकार से उसे लागू किया जाए, उसमें ये देखा जाए कि समकालीन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ही कार्य किए जाने चाहिए। मूल्य सापेक्षता हो, क्योंकि लोक प्रशासन में जो द्वितीय युद्ध के पश्चात व्यवहारवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप जो सभी सामाजिक विज्ञानों को विज्ञान बनाने को लेकर जो एक शोध किए गए या अकादमिक क्रियाकलाप किए गए, वह लोक प्रशासन में भी किए गए थे। तो किस प्रकार से जो मूल्य निरपेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया था, उन्हें वर्तमान संदर्भों में जब परिस्थितियां बदल रही हैं और जो लोक प्रशासन कार्य करता है वह मनुष्यों के लिए करता है, उनके विकास के लिए करता है, तो जब उनके विकास के लिए करता है तो उसके लिए यह भी जरूरी हो जाता है, जो मूल्य हैं, सामाजिक न्याय की बात करता है, स्वतंत्रता की, समानता की, जो अधिकारों की, तो ये जो मूल्य हैं उनको दृष्टिगत रखा जाना चाहिए। और नवीन लोक प्रशासन इन पर बल देता है। नवीन लोक प्रशासन बल देता है सामाजिक समानता पर, सामाजिक समता पर। सामाजिक समता, जो समाज का प्रत्येक वर्ग है उसको सभी अवसरों की समानता उपलब्ध हो, राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा नीति बनाई जाए और प्रशासन, लोक प्रशासन के द्वारा जो नीतियों का निर्माण किया जाए उनका उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि समाज का प्रत्येक वर्ग का उसमें समावेश हो, सभी को समान अवसर मिले और सभी का जो विकास है वह भी समान रूप से हो सके, सभी की समान सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए। इसी के साथ परिवर्तन पर बल देता है, क्योंकि लोक प्रशासन गत्यात्मकता पर बल देता है, क्योंकि समाज गत्यात्मक है, समाज की परिस्थितियां बदलती हैं और जब समाज की परिस्थितियां बदलती हैं तो लोक प्रशासन की भी गत्यात्मकता बनी रहती है। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार किस प्रकार के सिद्धांतों की, किस प्रकार के मूल्यों की आवश्यकता है, उनका समावेशीकरण भी इसके अंतर्गत होते रहना चाहिए। यह इस बात पर बल देता है। यह बल देता है ग्राहक उन्मुख पे, अर्थात जो पीपुल्स ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन है, लोगों को क्या आवश्यकताएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, क्या वे प्रशासन से चाहते हैं, क्या सरकार से चाहते हैं, यह प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। और यह तभी हो सकता है जो नवीन लोक प्रशासन का आधार है कि उसमें इस बात पर महत्व दिया जाए कि जो जनता की अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए बल दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार नवीन लोक प्रशासन इन सारी विशेषताओं को ग्रहण करते हुए, अपनाते हुए इस बात पर बल देता है कि तभी इसे एक प्रगतिशील विज्ञान बनाया जा सकता है। 1990 में जो भारतीय चिंतक हैं मोहित भट्टाचार्य जी, उन्होंने एक नया मॉडल का स्थापना की या उसे प्रतिपादित किया, जिसे प्रबंधीकरण के नाम से भी जानते हैं, नवीन लोक प्रबंध के नाम से भी हम जानते हैं। इसी के साथ बाजार आधारित लोक प्रशासन है या उद्यमकर्ता शासन है, विभिन्न नामों से इन्हें जाना जाता है, पर जो इसका महत्वपूर्ण विषय है या इसका महत्वपूर्ण तत्व है वह यह है, ये 3 ई की बात करता है। पहला ई इकोनॉमी, जो मितव्ययता की बात करता है, दूसरा एफिशिएंसी की बात करता है, दक्षता की बात करता है, और तीसरा ई एफिशिएंसी की बात करता है, जिसमें प्रभावकारिता है। अर्थात लोक प्रशासन को वर्तमान संदर्भों में सारगर्भित बनाते हुए, उसे गत्यात्मक बनाते हुए, उसमें जहां पर दक्षता होनी चाहिए उसी के साथ प्रभावकारिता भी होनी चाहिए और मितव्ययता भी होनी चाहिए। मितव्ययता अर्थात जो उपलब्ध संसाधन है उन्हें किस प्रकार से बेहतर तरीके से उनका प्रयोग करते हुए उसे और सारगर्भित बनाया जा सकता है। इसी प्रकार जो मोहित भट्टाचार्य जी हैं वह इन तीनों ई को क्रियान्वित करने पे बल देते हैं। तो इस प्रकार से जो नवीन लोक प्रशासन है वह निरंतर गतिशील रहा है और उसी गतिशीलता का परिणाम है कि नवीन लोक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं वो और महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं और इसी का परिणाम है कि जो वर्तमान में लोक प्रशासन है वो समकालीन जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार परिवर्तित हो रहा है और बदल रहा है। यद्यपि इसमें जो इस विषय के आलोचक हैं उनके द्वारा इसकी आलोचना भी की जाती है कि नवीन लोक प्रशासन केवल सिद्धांतों के आधार पर ही नवीन है, लेकिन अभी भी उसमें वो सारी ही चीजें हैं, जैसे
जो गोलेमस्की हैं वो कहते हैं कि नवीन लोक प्रशासन में क्रांति एवं जो उग्रवाद तो है, लेकिन वह पर तत्कालीन एवं कौशल में अधिक से अधिक यथापूर्व स्थिति ही दिखलाई देती है, कि अर्थात उसमें वो चीजें तो हैं जो वो नया करना चाहता है, लेकिन अभी भी वो पुरानी चीजें ही समेटे हुए है। परंतु इस सब के उपरांत जो नवीन लोक प्रशासन की सारगर्भिता है, उसका जो महत्व है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और वह वर्तमान संदर्भों में और सारगर्भित होता जा रहा है। धन्यवाद।